हेलो एवरीवन। जैसा प्रॉमिस किया था, आज से स्टार्ट करते हैं रेलवे जीके पीवाईक्यू की नई सीरीज़ को। ये सीरीज़ इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड? दक्षिण अमेरिका के निम्न में से कौन से देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? लैंडलॉक्ड, समुद्र के लिए डायरेक्ट एक्सेस का ना होना। नाउ साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड हैं। मैप देख लेते हैं। सभी कंट्रीज़ के पास समुद्र का एक्सेस तो है ही, सिर्फ बोलीविया एंड पैराग्वे, इन दो कंट्रीज़ के पास समुद्र का एक्सेस नहीं है, तो ये कही जाएंगी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। बोलीविया से हम लीथियम ट्रायंगल भी कवर करते हैं। साउथ अमेरिका की टोटल 3 कंट्रीज़ हैं जो लीथियम ट्रायंगल बनाती हैं, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। एंड ये भी बताइए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीथियम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है चिले, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन अर्जेंटीना। इंडिया में इसके डिपॉजिट मिलते हैं, इंडिया में लीथियम के डिपॉजिट मिलते हैं कर्नाटक में। एंड अभी रिसेंटली इसके डिपॉजिट डिस्कवर हुए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। लीथियम को लाइटेस्ट मेटल भी बोला जाता है, लाइटेस्ट मेटल। एंड क्योंकि इसका यूज़ होता है बैटरी प्रोडक्शन में, और आजकल ईवीज़ का ज़माना है, तो ये बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मॉडर्न वाइट गोल्ड। सो साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज़ हो गई हमारी लैंडलॉक्ड, बोलीविया एंड पैराग्वे। यहाँ ये भी याद रखना कि दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो ये दो कौन से हैं? फर्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड द सेकेंड वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? एक और चीज़ याद करेंगे, साउथ अमेरिका का एक फेमस स्ट्रेट है जो चिले में पड़ता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये 2 ओशियंस को कनेक्ट करता है, अटलांटिक एंड पैसिफिक। एक क्वेश्चन आपके लिए, साउथ अमेरिका के इस हिस्से में कौन सा ग्रासलैंड मिलता है? ये वाला पार्ट है, इसमें ग्रासलैंड है, उसका नाम बताना है। सो साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज हो गई पैराग्वे एंड बोलीविया, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन? कुदानकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? देखिए, फिलहाल इंडिया के 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन न्यूज़ में हैं। फर्स्ट इज कैगा एंड सेकेंड इज कुदानकुलम। जो कुदानकुलम है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का न्यूएस्ट है, सबसे नया पावर स्टेशन है एंड सबसे बड़ा भी है, लार्जेस्ट। ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में विद द हेल्प ऑफ रशिया, एंड ये फुल कैपेसिटी के साथ 2027 तक कमीशन हो जाएगा। कैगा पावर स्टेशन प्रेजेंट है कर्नाटक में। दिस इज कैगा इन कर्नाटक। इसने रिकॉर्ड बनाया था लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन का, और ये था 962 डेज का इन 2018 में, 2018 में इसने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अभी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन का रिकॉर्ड है डार्लिंगटन स्टेशन के पास, ऑफ 963 डेज का, और इसने रिकॉर्ड बनाया था 2022 में शायद, एंड ये प्रेजेंट है कनाडा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यूपी में नरोरा, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापुर एंड महाराष्ट्र में तारापुर। एंड ये जो तारापुर है ये था इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और ये कमीशन हुआ था 1969 में, और पूछे किसकी हेल्प से, तो यूएसए की हेल्प से।
रावत भाटा फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोबाल्ट 60 के लिए, जिसको सेल किया जाता है टू यूरोप। ये मेडिकल फील्ड में स्टेरिलाइजेशन के लिए काम आता है। क्लियर है। नाउ तारापुर तो हो गया इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एंड अगर पूछे कि वर्ल्ड का न्यूक्लियर पावर स्टेशन पहला कौन सा था, तो वो था ऑब्निंस्क न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एंड ये प्रेजेंट था रशिया में, मतलब उस समय तो यूएसएसआर था यानी सोवियत यूनियन। और कब बना था? इन 1954। ठीक है। अब ये बताओ कि सन में कौन सी रिएक्शन होती है और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में कौन सी रिएक्शन होती है। तो सन में रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, एंड जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं इसमें होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, एंड फिजन का मतलब होता है टूटना। एंड इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सन के केस में तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बना लेते हैं। एंड जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं उसमें यूरेनियम 235 टूटता है, यूरेनियम 235 टूटता है इन बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में। नाउ ये सारा प्रोसेस किया क्यों जाता है? फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, जो टरबाइन को रोटेट करेगी, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसमें कूलेंट के तौर पर वाटर यूज़ होता है, कूलेंट। एंड जो ये फ्यूल है तो यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल यूज़ होता है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि थोरियम को एज अ फ्यूल यूज़ कर सके, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम वर्ल्ड का 2% है एंड थोरियम वर्ल्ड का 25% इंडिया में प्रेजेंट है। नाउ इसमें 3 चीज़ें एज अ मॉडरेटर यूज़ हो सकती हैं। मॉडरेटर में 3 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ वाटर, हैवी वाटर यानी DTO, एंड ग्रेफाइट भी यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर। एंड मॉडरेटर का काम क्या होता है? टू रिड्यूस स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ताकि फिजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड इस कूलेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? ये हमें फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर। ये कब हुआ था? 2011 में जापान में हुआ था ये, जापान। एंड ये हुआ क्यों था? अर्थक्वेक प्लस सुनामी की वजह से, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सोर्स थे, मतलब बैकअप थे, वो फेल हो गए थे। एंड उनके फेल हो जाने की वजह से जो ये कूलेंट था इसने रोटेट करना बंद कर दिया, एंड ये जो सारा सिस्टम है ये ओवरहीट हो गया, एंड जिसकी वजह से वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशंस फैल गए। क्लियर है? वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला जो टेम्पल है ये डेडिकेट है टू लॉर्ड अयप्पन, एंड लॉर्ड अयप्पन इज कंसिडर्ड टू बी द सन ऑफ शिवा एंड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी। ये इनके बेटे कंसिडर किए जाते हैं। एंड इसीलिए इनको कहा जाता है ब्रिज बिटवीन शैविज्म एंड वैष्णविज्म। एंड ये टेम्पल प्रेजेंट है इन केरला। एंड कौन से टाइगर रिजर्व के पास है? तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व के पास ये लोकेटेड है। इससे रिलेटेड एक फेमस केस भी है, सबरीमाला टेम्पल एंट्री
केस, सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस ऑफ 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी वुमेन्स को अलाउ कर दिया था, सभी वुमेन्स टू एंटर सबरीमाला टेम्पल। और इससे पहले 10 से 50 साल इस एज ग्रुप की वुमेन्स को वहाँ पर बैन कर रखा था। एंड ये कोई वुमेन्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी टेम्पल्स के अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा टेम्पल है, ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर का, ब्रह्मा टेम्पल ऑफ पुष्कर। इसमें जो मैरिड मेल्स होते हैं, मैरिड मेल्स की एंट्री बैन है, मैरिड मेल्स को अलाउ नहीं किया जाता। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी? महात्मा गांधी ने गुजरात के किस जिले में नमक सत्याग्रह समाप्त किया था? तो सॉल्ट मार्च जो था वो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, एंड ये ख़त्म हुआ था ऑन 6 अप्रैल 1930। ये टोटल चला था 24 दिन के लिए, 24 डेज, एंड इसमें टोटल 385 किलोमीटर्स कवर किए गए थे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर ये गया था टू डांडी ऑफ नवसरी डिस्ट्रिक्ट, नवसरी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नवसरी। गांधी जी ने कौन से ज़िले में नमक सत्याग्रह समाप्त किया था? यानी कि ये जो नमक उठाने का कार्यक्रम था ये नवसरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इन डांडी। शुरुआत में गांधी जी के साथ इसमें 78 फॉलोअर्स थे, एंड इनकी संख्या धीरे धीरे सैकड़ों में पहुंच गई। एंड जो ये मार्च था इसको बोला गया वाइट फ्लोइंग रिवर, वाइट फ्लोइंग रिवर बोला गया, क्योंकि इन सभी ने पहन रखे थे सफ़ेद खादी वस्त्र। और इसी समय गांधी जी ने शपथ ली थी 1930 में ही कि वो तब तक साबरमती नहीं लौटेंगे, साबरमती नहीं लौटेंगे जब तक इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। और गांधी जी की याद में ही इंडिया में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी एवरी ईयर। एंड 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को ही इन 1915 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और आते ही सबसे जो उनका मेन आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन ऑफ 1917। एंड यही गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। एंड जो सॉल्ट मार्च है ये बिगनिंग थी किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। हु सेड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको बोला जाता है भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, यानी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और ये उपाधि किसने दी थी? ने वैलेंटीन कायरोल ने। और इनकी बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। तिलक जी का नाम 2 फेमस फेस्टिवल से भी जोड़ा जाता है, गणेश उत्सव एंड शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव स्टार्ट किया था इन्होंने 1893 में, एंड जो शिवाजी उत्सव था वो स्टार्ट हुआ था 1895 में। एंड इन्होंने होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, होम रूल मूवमेंट इन 1916। इसके साथ ये भी याद करो कि इनकी 2 बुक्स हैं, पहली गीता रहस्य, गीता रहस्य, एंड सेकंड इज आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास।
ये इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड गीता रहस्य थी हिंदी लैंग्वेज में। भगत सिंह का फेमस स्लोगन है इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये लिखा था हसरत मोहानी ने। किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने इन 1921। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, जिसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था इन 1928। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? निम्न में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? वी नो कि लाइकन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी प्रोवाइड करवाता है फूड बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फंजाई प्रोवाइड करवाता है वाटर प्लस प्रोटेक्शन। और एल्गल पार्ट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड क्या? फोटोबायोंट। फोटोबायोंट बोला जाता है किसको? एल्गल पार्ट ऑफ लाइकन को, फोटोबायोंट। एंड फंगल पार्ट ऑफ लाइकन को बोला जाता है माइकोबायोंट, माइकोबायोंट। लाइकन को कहा जाता है पायनीर स्पीशीज, पायनीर स्पीशीज। एंड पायनीर स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो एक बेरन प्लेस पे या बेरन रॉक पर फर्स्ट स्पीशीज होती हैं इनहेबिट करने वाली, फर्स्ट ऑन बैरन रॉक्स। और ये यही यहाँ पर लाइफ को स्टार्ट करती हैं, लाइफ को स्टार्ट करती हैं। ये तो हो गया लाइकन कहाँ मिलेंगी। नाउ लाइकन कहाँ नहीं मिलेंगी? ये नहीं मिलेंगी पॉल्यूशन वाले इलाके में, पॉल्यूशन में ये नहीं मिलेंगी, और इसीलिए इनको कहा जाता है बायो इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पोटैटो मेनली क्रॉप है पेरू एंड बोलीविया की, बोलीविया यानी कि साउथ अमेरिकन क्रॉप्स हैं ये, ओरिजिन इनका वहीं हुआ था साउथ अमेरिका में। एंड ये इंट्रोड्यूस की गई थी इन ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में ये इंट्रोड्यूस की गई थी आफ्टर 1492। इंडिया में पोटैटो एक रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप, एंड इसमें हाई कंटेंट मिलता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड का, और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट स्कर्वी डिजीज। कौन सी डिजीज? स्कर्वी डिजीज को। एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में पोटैटो को इंट्रोड्यूस किसने किया था? पोटैटो को इंडिया में कौन लेकर आया था? तो ये लेकर आए थे पुर्तगाली, पुर्तगाली आलू को भारत लाए थे। और इंडिया में आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला में, इसे खोला गया था इन 1949 में, याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें वो सदस्य हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, जबकि जो मालदीव्स है ये प्रेजेंट है अरेबियन सी में। कहाँ ये? अरेबियन सी में, इंडिया के डाउन में थोड़ा लेफ्ट। क्लियर है? तो इसका आंसर मालदीव्स हो जाएगा। बिम्स्टेक के नेशंस देख लेते हैं एक बार। इसके टोटल 7 मेंबर हैं, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। और ये हमारा बे ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में किसकी स्थापना हुई थी? बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक। एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये प्रेजेंट है ढाका में, ढाका यानी बांग्लादेश में।
नेम द थीम डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम बताएं। तो 2020 में एनवायरनमेंट डे की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, ये थी इसकी थीम। एंड स्लोगन था टाइम फॉर नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए आपको ये दोनों चीज़ याद करनी पड़ेगी, स्लोगन भी एंड थीम भी। हर साल इनका अलग अलग होता है। टाइम फॉर नेचर, ये इसका स्लोगन था। 2024 में इसका स्लोगन है आवर लैंड आवर फ्यूचर, आवर लैंड आवर फ्यूचर। और जो इसका थीम है, इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रिसिलियंस। क्लियर है। और जो इसका होस्ट है 2024 में एनवायरनमेंट डे को होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और एनवायरनमेंट डे को भी यही होस्ट करेगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। एंड इसी दिन क्यों स्टार्ट हुआ? तो ये था इसका फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ये फर्स्ट डे था, इसलिए 5 जून को रखा गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस? निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? टाइफॉइड का कॉज है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी से होता है ये, विच इज़ अ बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विच इज़ अगेन अ बैक्टीरिया। कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेरा से, जो एक बैक्टीरिया है। एंड लास्ट में चिकन पॉक्स, ये होता है वायरस से। इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस है। सो हमारा आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। एंड क्वेश्चन आए कि क्या चिकन पॉक्स इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है? तो नो, ये इरेडिकेट नहीं हुआ है। हाँ, इसका एक भाई है स्मॉल पॉक्स, ये इंडिया से इरेडिकेट हो गया था इन 1977, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इरेडिकेटेड हो गया था ये इंडिया से। और वर्ल्ड में से स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ था? इन 1979, यानी जब इंडिया में से इरेडिकेट हुआ उसके 2 साल बाद। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर। एंड कब बनाई थी ये आप मुझे बताओगे। एंड जो वैक्सीन वर्ड है, वैक्सीन, ये लैटिन भाषा के वक्का से लिया गया है, वक्का, विच मीन्स काउ। विद दिस हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।